हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के फुल सिलेबस को कवर करता है। हेंस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का लेक्चर क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर पर बेस्ड है और ये इस सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक पर। आज हम रिलेशंस पर फोकस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक पेयर होगा और ऑर्डर्ड वे में ग्रुप्ड होगा, तो यही इसकी डेफिनेशन है। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। कंसिडर द टू सेट्स ए और बी, दो सेट्स हैं। ए में हमारे दो एलिमेंट्स a1 a2 हैं, बी में b1 चार एलिमेंट्स हैं, b1 b2 b3 b4। तो ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे इसके वो हमारे सेट ही होंगे और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइंड होंगे। जैसे a1 हमने पहले वाले सेट से ले लिया एक एलिमेंट और उसके बाद उसके साथ हमारा b1 ले लो और इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स भी ले लो। a1 लिया था हमने, a1 के साथ b1 लिया था, b1 b2 b3 b4 ये सारे ले सकते हो। उसी तरह a2 के साथ ले सकते हो। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारा इस तरह से a1 b3, हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है। a1 का b3 के साथ ले लिया, a1 का b1 के साथ भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर की जब बात कर रहे हैं तो ए बी के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। तो ये ए का ही पहला एलिमेंट जो रहेगा वो ए का ही रहेगा और बी सेट का दूसरा एलिमेंट रहेगा, तभी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा ये। ठीक है, b1 नहीं कहला सकता क्योंकि ये b1 a1 जो है वो ba का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ba। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की बात हो गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है जितने भी अभी तक हमने ऑर्डर्ड पेयर देखे थे उन सब का एक सेट। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट ए बी ले लो जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में भी लिया था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी से डिफाइन होता है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसे, वो होता है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। जितने भी हमने ऑर्डर्ड पेयर देखे थे सब का एक ले करके एक सेट बना दो और वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंबॉलिकली किस तरह से डिफाइंड है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट, एक सेट है ए बी जिसमें कि ए एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए बी रहा तभी तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया है ना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी, सेट ए और बी में सेम एग्जांपल पुराना वाला ही देखते हैं। a1 a2 और इस तरह से एलिमेंट्स थे हमारे। तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें हमें सब के सारे एलिमेंट्स को लेने पड़ेंगे। सब एलिमेंट्स हमारे इस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमें लेने पड़ेंगे। तो a1 b1 हमने ले लिया, a1 को लिया और उसके बाद b1 b2 b3 b4, ये देखो चारों एलिमेंट्स ये a1 से रिलेटेड वाले आ गए। और इसी तरह a2 लिया और a2 के साथ भी सारे एलिमेंट्स उसके ले लिए, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया क्योंकि यहाँ सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने भी पॉसिबल हो सकते थे वो हमने ले लिया। और a क्रॉस b है, इसलिए सेट a का जो रहेगा हमारा एलिमेंट वही पहले आएगा। यहाँ पर हम b1 a1 ऐसा नहीं ले सकते थे या b1 a2 इस तरह का एलिमेंट्स नहीं ले सकते थे क्योंकि वो b क्रॉस a का, अगर हम b क्रॉस a लें तो उसमें वो b1 a1 इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो भी एक क्लैरिफाई यहाँ पर हो जाएगा। g इज इक्वल टू 7 8 और h इज इक्वल टू 5 4 2, तीन एलिमेंट्स हमने ले लिए। g क्रॉस h की बात करें तो g के एलिमेंट्स को पहले उठाओ, 7 को उठाओ और यहाँ से 5 4 2 तीनों के तीनों वन एट ए टाइम हम एलिमेंट ले लेंगे। तो 7 के साथ 5 लिया, 7 के साथ 4 लिया, 7 के साथ 2 ले लिया और इसी तरह 8 के साथ भी कर दिया। तो ये g कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ g एंड h हुआ। ठीक है, अब h एंड g होगा तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। पहला एलिमेंट जो पहला देखो सेट h है तो हमने पहला एलिमेंट भी इसी का उठाना है। मे बी आप 4 भी ये 5 4 2 में से कोई सा भी एक उठा सकते हो, बट एक कंडीशन ये रहेगी कि आपको h का ही एलिमेंट उठाना होगा। तो 5 7
5 आपने यहाँ से लिया और 7 यहाँ से ले लिया, 5 8 ले लो। इसी तरह 4 उठाया उसके साथ दोनों एलिमेंट उसके ले लो, 2 उठाया उसके साथ दोनों एलिमेंट इसके ले लो। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इस ऑर्डर्ड पेयर, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। ये देखो ये पूरा सेट है, सब हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिया और उसका एक सेट ले लिया, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें अगर हम सोचें कि कितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि जी में अगर हम देखें तो 2 एलिमेंट है, सेट एच में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो अब इनके अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर सोचें कि कितने एलिमेंट्स होंगे, जो हमने पढ़ा था सेट में कि ऑर्डर ऑफ ए सेट या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, तो वो क्या होगा, वो होता है दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालने ला होता है 2 क्रॉस 3, तो 6 हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नोट हमारा नॉट टू बी मिस्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो इसमें हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। तो ऑर्डर्ड पेयर मान लिया मेरा ए बी है, वो हम एक्स वाई के बराबर है या नहीं वो चेक करना है, तो हमें पहले एलिमेंट का आपस में चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं, और दूसरे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप चेक किया करते हो जिससे कि आप कंफर्म कर सको कि ये इक्वल है या नहीं ऑर्डर्ड पेयर। तो a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई, तभी इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कह सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे वो। इफ़ देर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b देन देर विल बी p q एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो अभी हमने चेक देखा ही था कि जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ a हमारा p है, कार्डिनल नंबर ऑफ b हमारा q है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b जो होगा वो p क्रॉस q, p इंटू q होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है ये दोनों का। और अच्छा, अगर हम कार्डिनल नंबर b क्रॉस a देखें तो क्या होगा, कंफ्यूज मत हो ना, ये भी सेम ही होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट p इंटू क्यू करो चाहे q इंटू p, वो p q ही आएगा। इसलिए कार्डिनल नंबर जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का a क्रॉस b का करो चाहे b क्रॉस a का, नंबर सेम आएगा। ऑफ कोर्स उसके एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि ऑर्डरिंग उसकी अलग होती है ना। चलो आगे देखते हैं। If a and b are non-empty sets and either a or b is an infinite set, then so is a cross b। ये कहता है कि अगर a b हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, a में हमने मान लिया a में a हमारा एक सेट हो गया, उसमें हम एक ही एलिमेंट लेते हैं, और b हमारा जो सेट है वो b जो हमारा सेट है, इसको हटाओ, b हमारा सेट है उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ले लिया। तो ये कह रहा है कि अगर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लो तो क्या होगा, आप ए से तो 1 ही लोगे और उसके बाद यहाँ से आप सारे एलिमेंट्स लेते जाओगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि आपका एक, भले ही यहाँ पर एक ही एलिमेंट था लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो जब भी आपका इन दोनों में से कभी भी कोई भी एक सेट होगा जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो आपका ए क्रॉस बी जो होगा वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है फोर्थ वाला पॉइंट, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी क्रॉस ए से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके नंबर्स ऑफ कोर्स सेम होंगे बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही होते हैं, बट उनकी ऑर्डरिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पर ए क्रॉस बी हम जो लेते हैं तो उसमें एक सेट ए के एलिमेंट्स को पहले लिखते हैं, ऑर्डरिंग उसकी डिफरेंट होती है एक, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हमने चेक कर ही रखी थी, ठीक है। If either A or B is the null set, then A cross B will also be empty set, ठीक है। तो आपका A एक सेट है, इनमें से एक A या B, एक एलिमेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A हमारा 1 था, उसी तरह से ले लेते हैं A इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट 1 है, और B हमारा जो है वो 5 है, इस यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके बाद हमने 1 के साथ लिया, तो 1 के साथ तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर आप कुछ ले ही नहीं सकते हो, तो ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल एम्प्टी हो गया। तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 5 होगा। चलिए आगे चलें। ए क्रॉस ए, यानी कि ये जो प्रोडक्ट जो निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट वो 3 नंबर्स के साथ निकाल लिए, जबकि तीनों ही सेम है।
तो वो इस तरह से होगा ए बी सी वेयर ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए। और ऐसा कभी केस होता है जैसे ए क्रॉस बी में हमारा लिया करते थे, ए बी लिया करते थे, जहाँ ए बी एलिमेंट ऑफ ए हुआ करता था, यहाँ 3 को कर दिया, बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पर हम ए बी सी जो रहेगा वो हमारे, जब हमारे ए बी हुआ करते थे तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया, अब यहाँ ए बी सी है तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोल देंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आते हैं एक्चुअल रिलेशन पर। अभी तक तो रिलेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट ही अभी तक हम समझ रहे थे, अब रिलेशन देखते हैं रिलेशन होता क्या है। तो एक रिलेशन जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट ए तो नॉन एम्प्टी सेट बी में डिफाइन होता है जब हमारा ऐसा केस रहे कि जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था उसका कोई सबसेट आपको उठा लेना है, और उनके बीच जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका एक उसका एक सबसेट आप लोगे तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और उस ऑर्डर्ड पेयर पर आपको एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट x और फर्स्ट सेकंड एलिमेंट y के बीच में। तो आपका इस तरह से हम कोई रिलेशनशिप डिस्क्राइब करें, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ आपको सबसेट उठाया और उसके बीच रिलेशनशिप आपने डिस्क्राइब कर ली, वो बन गया रिलेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको ज़्यादा क्लियर होगा। एक सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया 1 2 3, और बी हमने ले लिया, ए बी ले लिया। ठीक है, अब है क्या कि इसका रिलेशन अगर हमने डिफाइन करना है, हमने एक रिलेशन डिफाइन इस तरह से कर दिया है कि एक ऑर्डर्ड पेयर ही में बताने होंगे, तो 1 के साथ ए लगा दिया, 1 के साथ ए लगा दिया, 2 के साथ बी ए लगा दिया, 3 के साथ बी बता दिया, इनके बीच में हमने कोई बता दिया कि रिलेशनशिप डिफाइन हमने कर रखी है, तो ये हमारा एक रिलेशन डिफाइन हो गया। अब रिलेशन जो डिफाइन होता वो आर से डिफाइन होता, और रिलेशन भी एक सेट ही है, इसलिए इसे सेट की तरह डिनोट करते हैं, और जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको हम कॉमा सेपरेटेड रखते हैं जितने भी हमारे रिलेशन रहे। तो ये हमारा रिलेशन जो हमने डिस्क्राइब यहाँ पर किया है ये रोस्टर फॉर्म में, हमने सेट में पढ़ा था ना रोस्टर फॉर्म में हम सारे वैल्यूज़ सामने सामने लिख देते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। और दूसरा फॉर्म हुआ करता है सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल डिफाइन क्या करते हैं, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्लियर कट लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको ले करके पहले आना पड़ता है, तब चीज़ें दिखती है। चलिए आगे देखें। अब जो हमने ये एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4, अच्छा ये 4 भी यहाँ पर लिख लिया हमने, कोई नहीं। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल है जहाँ सेट ए में ये 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसको 4 ही कर देते हैं, यहाँ पर भी है 4 भी है। चलिए ये 4 एलिमेंट्स ए में हो गए, ए में ये 4 एलिमेंट्स है, बी में ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब इनके बीच आप रिलेशनशिप जो डिफाइन कर रखा है वो कैसे कर रखा है, 1 का ए के साथ रिलेशन, 2 का ए के साथ और 3 का बी के साथ है रिलेशन। तो इसको हम डिफाइन, हमने ए सेट एक बनाया, और सेट थ्योरी में आपने ये पढ़ी रखा है कि ये हम ओवल से डिफाइन करते हैं सेट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स इसने कहा था वो हमने रख दिया, और बी में जो एलिमेंट्स कहे थे वो हमने यहाँ डाल दिए, और इनको एरो से डिनोट कर रहे हैं। जो जितने भी रिलेशंस हमारे थे, 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ है, 3 का बी के साथ है, तो इनको हमने एरो से डिनोट कर दिया, और इसी को हम रिलेशंस कहते हैं। ये जो है हमारे रिलेशन है, तो ये इसलिए हम आर से यहाँ डिनोट कर रहे हैं जितने भी हमने रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं इनके बीच में। अब इनको देखते हैं कि अच्छा ये पूरी चीज़ को हम एक कहते हैं एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम इस डायग्राम को कहते हैं। इस तरह से जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं। और अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स आए, जैसे 1 के साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ए है, और 2 के साथ भी ऑफ कोर्स ए है, तो हम कहेंगे 1 की जो इमेज है इस रिलेशन R में वो A है, और 2 की जो इमेज है इस रिलेशन R के अंडर वो A है, 3 की जो इमेज है इस रिलेशन R के अंडर वो B है, और इसी तरह जितने भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स थे इस फर्स्ट सेट में जो हमारे इस एरो के इधर हैं
वो एलिमेंट्स को मिला देते हैं हम, तो वो डोमेन बन जाता है। तो हमारे इसमें डोमेन जो है 1 2 3 है, ये सेट हमारा डोमेन हो गया। और जितने भी हमारे इमेजेस थे, जो इमेज है हमारे ए बी, ये इमेज है ना, तो ये दोनों इमेज जो हैं इनको हम कहते हैं रेंज। ठीक है। और एक टर्म आता है वो है कोडोमेन। तो जो हमने यहाँ राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेट जो है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ सेट बी जो है वो कोडोमेन हो गया, और कोडोमेन रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिटर्न भी है, वो हमने देख लिया। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स चीज़ें थी वो डोमेन हो गया। हमने एरो डायग्राम से इस तरह से देख लिया। मान लो आपको चाहिए कि एरो डायग्राम से नहीं, हम रोस्टर फॉर्म से ही निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट हम लेते गए। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से इन तीनों में से निकाल लिया हमने, तीनों ऑर्डर्ड पेयर से। तो ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन जो है वो हमारा निकल के आया सेट 1 2 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये तो डोमेन, रेंज, कॉन्सेप्ट, ये इमेज, तो ये सारी कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए। ये काफ़ी आगे तक काम आते हैं, इवन क्लास 12 में भी काम आते हैं। अच्छा, अब ये डोमेन हो गया। अब यहाँ पर हमें रेंज देखना है। रेंज, तो रेंज हमारे देखा जाए तो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ए और बी। तो ये जो भी है वो हमारा रेंज हो गया। अब हमें कोडोमेन देखना है। कोडोमेन अगर हमने देखना है तो वो तो पूरा का पूरा ये सेट होता है, इनमें ए बी ही है, तो ए बी ही हो गया। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, बट कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। ये कोडोमेन में हमारे ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, रेंज में कुछ कम एलिमेंट्स हो सकते हैं। और जो हमारा होता है ये इमेज होता है, इधर वाले चीज़ें, तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है, 3 का बी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब इसको आगे चलते हैं। मतलब चीज़ें है सिंपल, बस इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर रिमार्क्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। हमें रोस्टर फॉर्म के बारे में पता ही है, रोस्टर और सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में हमारे खाली रूल्स डिफाइन होते हैं, रोस्टर में सब कुछ क्लियर कट डिफाइन हम कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट में, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हमारे जो है ऑर्डर्ड पेयर हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम पूरा क्लियर कट डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा करते हैं, हम उसमें केवल एक रूल बता देते हैं, और रूल के बेसिस पे आपको रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ता है। एरो डायग्राम इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने अभी देखा था वो एरो डायग्राम था। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होते हैं एक ए क्रॉस बी के। अच्छा, तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एन ए और जो हमारे ए सेट में एलिमेंट्स हमारे पी हैं, बी सेट में एलिमेंट्स हमारे क्यू हैं, तो हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे पी क्रॉस क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो 2 का पावर पी क्यू बनेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं इसके बेस पर भी, कि इसके नंबर इतने हैं, इसके नंबर इतने हैं, तो आपके सेट ए और बी के नंबर्स बता दिए जाते हैं। तो कभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकालना होता है, कभी आपको ये बताना पड़ता है कि इसके रिलेशंस के टोटल नंबर रिलेशंस आप कितने डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर। से आप कुछ कम ही डिफाइन करोगे जनरली। क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में कह रहा है कि ए जो हमारा सेट है उसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। यहाँ देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो डिफाइन किया है रिलेशन वो इस तरह से डिफाइन किया है, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपने रूल जो डिफाइन कर दिया वो एक्स से एक ज़्यादा होगा वाई। ठीक है। तो अब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना चाहें तो आर इज इक्वल टू, हमारा कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ सेट ए में 1 2 3 4 5, तो 1 को उठाओ पहला नंबर, तो उसके साथ में 1 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 1 + 1 2 आ गया। पहले वाले के लिए y हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट जो हुआ वो 2 हो गया। अब 2 के लिए 2 हमने उठाया ये दूसरा एलिमेंट, तो 2 के साथ हमने देखा 2 + 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 उठाया तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और
4 उठाया तो 4 + 1 5 होगा। यहाँ अगर हम 5 अब लेते हैं, 5 को अगर हमने यहाँ पुट कर दिया तो 5 + 1 6 होता, 6, लेकिन इसमें डिफाइंड है ही नहीं, जो सेट ए है उसमें डिफाइन है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ 6 नहीं ले सकते हैं। यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि ये हमारा डोमेन और ये कोडोमेन हुआ करता है, ठीक है, ये डोमेन और कोडोमेन हुआ, तो यहाँ दोनों ही सेट ए से डिनोट हो रहे हैं, इसलिए हम इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते। 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हमने दे रखे हैं ये इसी तरह से डिफाइंड है, ये क्लोज्ड फॉर्म में डिफाइंड है बिल्कुल, इससे आगे हम कभी जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये 5 6 जो होगा ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा, और इसलिए हमने यहाँ डिनोट नहीं किया है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह से डिनोट किया और रोस्टर फॉर्म में हमने इस तरह से डिनोट किया है इस रिलेशन को। अब इसका हम डोमेन देखना चाहें तो डोमेन क्या होता है, डोमेन पहले एलिमेंट्स आप उठा लो, 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो रेंज आप सेकंड एलिमेंट्स उठा लिया करते हो, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 आपने उठा लिया, वो हमारा रेंज हो गया। अब कोड डोमेन की बात करता तो कोड डोमेन हमें पता है, ये पहला वाला हमारा जो है ए टू ए, ठीक है, ए से एक रिलेशन जो डिफाइन है, डोमेन टू कोड डोमेन डिफाइंड है, या इसको हम यहाँ पर लिख ही देते हैं डोमेन, ठीक है, और ये जो है ये कोड डोमेन, ठीक है, डोमेन टू कोड डोमेन। तो यहाँ पर कोड डोमेन की बात कर रहा है, कोड डोमेन क्या है, हमारा सेट ए है, और सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो कोड डोमेन में हमें सीधे यही कॉपी कर देना है। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे हम सारा कुछ निकाल सकते हैं, डोमेन रेंज को डोमेन हमें निकालना था, हमने वो निकाल दिया। अब दूसरा तरीका देखते हैं जो हम एरो डायग्राम से निकाल सकते हैं। एरो डायग्राम से भी ऑफकोर्स इसी हम सेम ही हमारी रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो भी एक तरीका हम समझ लेते हैं कि जिससे कि हमारे लिए ईजियर रहे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कभी भी हम करते हैं तो डायग्राम हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है, इसलिए हम पिक्टोरियल, मैंने कोशिश किया कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी आपको दिखाया जाए सारी चीज़ें। चलो सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ए और सेट ए दोनों तरफ सेट ए ही हैं, ये हमारा डोमेन वाला हुआ करता है और ये हमारा कोडोमेन वाला। तो सेट ए में 1 2 3 4 5 है, कोडोमेन में भी सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये करना है कि रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, y = x + 1, इस तरह से रिलेशन डिफाइन है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो या तो आप इसको पहले रोस्टर फॉर्म में आप चेंज करते और उसके बाद एरो डायग्राम में लाओ, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी ले आओ कि 1 + 1 आपको ऐड करना है, x + 1, x का एक एलिमेंट आपने उठाया है ना, तो ये आपने पहले इसको ऐड कर देना, एक से ऐड करना, और वो आपको यहाँ देखते जाना है। तो 1 का 2 होगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, इस तरह से चार आपके रिलेशंस डिफाइन हो गए। अब इस रिलेशंस में आपको देखना है कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन सा है, जिसमें ये जो एरो के पीछे का पार्ट जो है, ठीक है, ट्रेलिंग पार्ट जो है वो एरो का कौन कौन से एलिमेंट्स से होकर के जा रहा है, तो वो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए, तो इसलिए डोमेन हमारा 1 2 3 4 होगा। अब यहाँ पर हम देखें कौन कौन सी इमेजेस हैं, एरो का फ्रंट वाला पार्ट जो हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमें दिख रहा है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 जो हुआ वो हमारा रेंज हो गया। और इसके बाद हमें कोडोमेन देखना है, तो कोडोमेन तो हम पूरा का पूरा, ये पूरा कोडोमेन हुआ करता है, तो ये हम कोडोमेन 1 2 3 4 5 पाँचों एलिमेंट्स कोडोमेन में आएंगे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। आगे फिर एक क्वेश्चन और है, वो भी एग्जाम्पल की तरह से समझ लो। चलो यह क्वेश्चन अब देखते हैं। ए जो हमारा सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 5 6, और आर जो है वो रिलेशन है ए ऑन ए डिफाइंड बाई, इस तरह से ऑन ए डिफाइन अगर आपने कह दिया, यहाँ मतलब ये है कि सेट ए हमारा डोमेन भी है और कोडोमेन भी है। क्लियर? तो इस तरह से हमें चलना है। तो डिफाइन बाई, अब रूल कौन सा डिफाइन कर दिया, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस तरह से है कि ए बी दोनों एलिमेंट्स है ए के इसी सेट के, और बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए,
बी जो होंगे आपका ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड में एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बाई ए होगा फर्स्ट एलिमेंट के। तो इसको पहले और रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो आपने क्या किया, पहला एलिमेंट यहाँ से 1 उठा लिया, 1 उठाया, अब 1 को देखा किससे वो डिविजिबल है। 1 जो है वो अब मेरे किस किस को डिवाइड कर देगा एक्चुअली। तो 1 जो है 1 को डिवाइड कर देगा, 1 जो है 2 को भी डिवाइड कर देगा, 5 को भी कर देगा, 6 को भी कर देगा। यहाँ तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबको डिवाइड कर देगा। तो इसलिए ये मेरा 1 के साथ वाले सारे एलिमेंट्स हो गए। अब 2 के पे जाते हैं। 2 मेरा 2 हमने उठाया, ठीक है। अब 2 के साथ ऐसा देखते हैं कि 2 मेरा किस किस को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली ऐसा करना चाहिए हमें कि पहले हम y वाले एलिमेंट को उठा लेते हैं। 2 y वाला एलिमेंट मेरा 2 है, वो किस किस को डिवाइड कर देगा। तो ये 2 जो मेरा है वो एग्जैक्टली 2 को डिवाइड कर देगा। 2 खुद को तो खुद से डिवाइड कर ही सकता। 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। 5 जो है वो खुद को डिवाइड कर ही लेगा, तो ऑफ कोर्स 5 का जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर आ ही जाएगा। और 6 खुद को डिवाइड कर ही लेगा, वो आ ही जाएगा। 5 किसी और को कर नहीं सकता, ना 1 को कर सकता, ना 2 को कर सकता, ना 6 को कर सकता। और 6 उसी तरह खुद को ही केवल कर सकता, वो इससे अपने जो छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरा रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आ गए। क्लियर है। आपको सबसे पहले पहला एक एलिमेंट उठाना है और उसके बाद देख लेना है कौन कौन किसे किसे डिवाइड कर सकता है। आपका 1 जो है 1 तो सबको डिवाइड, कोई भी नंबर आप लेकर के आ जाते हो उसे डिवाइड कर ही देता। कोई भी ऑफ कोर्स इंटीजर लेना पड़ता, ठीक है, तो उसे तो डिवाइड कर ही देता। तो वो आपने सारे ले ही लिए हैं। अच्छा, अब डोमेन आपको निकालना है। डोमेन निकालने का पहला तरीका क्या होता है कि आपने जब रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तब आपके लिए बहुत ही आसान है। फर्स्ट एलिमेंट उठाते जाओ। 1 भी आया तो आप एक ही बार 1 लो, डुप्लीकेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 आपने ले लिया, वहाँ से 1 को यहाँ कॉपी कर दिया। चलो, अब 2 को उठाया यहाँ से, 2 फिर 2 है तो डुप्लीकेसी की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही 2 उठा लिया। और 5 और 6, तो 1 2 5 6 ये चारों जो मेरे फर्स्ट एलिमेंट थे वो मैंने उठा करके डोमेन में लिख दिया। तो वो मेरा डोमेन हो जाता है। अब रेंज जो होता है वो सेकंड एलिमेंट्स होता है। सेकंड एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 5 6, यहाँ तो चारों आ ही गए, तो उन चारों को हमने यहाँ कॉपी कर दिया, वो मेरा रेंज हो गया। क्लियर। तो ये हमारा जो रोस्टर फॉर्म में जब हम चेंज कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बेसिस पर हम इजीली निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड पे जाते हैं जो कि हमारा एरो डायग्राम से निकला करता है। तो एरो डायग्राम में हमने जो भी जितने भी रिलेशंस थे वो पहले बना करके शो करने हैं। तो 1 2 5 6 1 2 5 6 दोनों तरफ डिफाइंड है, यही सेट है, यही डोमेन और कोडोमेन दोनों है। तो ये दोनों पहले हमने सेट को डिनोट कर दिया। और उसके बाद अब उनके बीच के रिलेशंस को दिखाना है। तो 1 तो सबको ही डिवाइड कर देगा, 1 2 5 6 सबको ही डिवाइड कर देगा, तो 1 के साथ तो सबका ही पेयर बन जाएगा। 2 के साथ केवल 2 का बनेगा और 6 का बनेगा। 5 के साथ केवल 5 का बन रहा, 6 के साथ केवल 6 का बन रहा। तो अब आपको देखना है कि ये जो ट्रेलिंग पार्ट है, जो पीछे का पार्ट हुआ, ये जो एरो के वो कौन कौन से एलिमेंट पे दिख रहे हैं। तो वो दिख रहा है 1 2 5 6 चारों एलिमेंट पर। तो 1 2 5 6 मेरा जो है वो डोमेन हो गया। और आगे का पार्ट जो है वो एरो का किस किस जगह दिख रहा है, वो 1 2 5 6 इन चारों पर दिख रहा है, तो वो मेरा रेंज हो गया। और डोमेन और रेंज इस तरह से हमने देख लिया। अब कोडोमेन अगर पूछता तो वो मेरा ये सेट बन जाता, यानी कि 1 2 5 6 मेरा सेट बन जाता। अगर कोई पूछ लेता कि भाई बताओ कि जो 5 है इस 5 की इमेज क्या है, इस 5 की इमेज की बात करें तो ये केवल 5 ही है। अगर 2 की इमेज पूछता तो 2 की इमेज कौन कौन सी है, 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 6 भी है, क्योंकि 2 दोनों को ही डिवाइड कर देता है। क्लियर। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो अपने कमेंट आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद आ रहा है ये, क्योंकि इसी तरह के चैप्टर्स हम और भी इस तरह के और भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप एक काम कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अपने से भी। तो ये कहता है डिफाइंड ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और मेरा जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया, ये एक रूल बता दिया। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स जो है, एक्स पर तो लिमिटेशन है कि ये लेस देन 4 होगा। एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन। तो डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। और उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी उसके बेसिस पर आप ये काम खुद से कर सकते हो। तो एक बार आप अपने से ट्राई करो और उसके बाद हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं बना तो हम ट्राई करके बना लेंगे इसे। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आपके सॉल्यूशन देखें क्या कैसे बनेगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख रखा है कि ये हमारा जो है वो कहता है कि एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। यहाँ पर x पर एक रेस्ट्रिक्शन है, x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 है यानी कि आपका जो x होगा और ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि x जो है ये पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, है ना। तो ये 1, 2 और 3 तीन वैल्यूज़ ही हो सकती है। लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है। इसलिए 4 से लेस आपका जो नेचुरल नंबर है वो तो 3 ही नंबर है, 1, 2, 3। तो आप रोस्टर फॉर्म में जब लिखना चाहोगे तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको वो नंबर्स आपको पहले देखने पड़ेंगे इस रेस्ट्रिक्शन के साथ, 1, 2, 3 केवल बने। अब इसके बाद ये रूल कहता है कि आपको अब x की जगह पर 1 पुट करके देखना है। तो 1 आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो क्या वैल्यू आ गई, 5 + 1 6 हो गई। तो आपने 6 यहाँ लिख लिया, 1 के साथ, 2 के साथ देखा 7 आ गई, 3 के साथ देखा तो 8 आ गया। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ लिख दिए और यही मेरा रोस्टर फॉर्म में सारी चीज़ें हमने लिख दी। तो ये रिलेशनशिप जो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, इस रिलेशनशिप को आपने वो आपने रिलेशनशिप डिपिक्ट कर दिया यहाँ। अब दूसरा कहता है कि डोमेन निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। डोमेन पे देखें, डोमेन कैसे निकलेगा। डोमेन, तो डोमेन मेरा होता है पहला एलिमेंट्स। तो पहले एलिमेंट को उठा लो, 1, 2, 3, ये मेरा डोमेन हो गया। देखो 1, 2, 3 ये तीन ही एलिमेंट्स को तो उठाना था, यही मेरा डोमेन हो गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए रेंज या कोडोमेन कह रहा है, कोडोमेन पहले निकाल लेते हैं। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन मेरा होता है कि जो हम यहाँ से जो भी हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्स हुआ करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हूँ वही मेरा कोडोमेन हुआ करता है। तो यहाँ पर हमारा कोडोमेन जो है वो सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो किस तरह से डिफाइन है वो देखना है। तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, एक्स पर रेस्ट्रिक्शन था कि वो 4 से लेस ही होगा, लेकिन y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, इसलिए y की वैल्यू जो है वो सब की सब होगी, यानी कि ये n वाली वैल्यूज सब हो जाएगी। जो भी नेचुरल नंबर होगा वो मेरा कोडोमेन में आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये मेरा कोडोमेन हो गया। या कोडोमेन आप सीधे सीधे एक तरीके से वैसे लिख सकते थे और इसको इज इक्वल टू n, ये दोनों ही तरीके हैं आपके लिखने के, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो नंबर फॉर्म में, या फिर आप सीधा सीधा n लिख देते हो, वेयर n इज ए नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, वो भी हो जाता आपका। अब कहता है रेंज निकालने को, रेंज देखें कैसे निकलेगा। रेंज इज इक्वल टू आपके सेकंड एलिमेंट्स उठाते होते हैं, यही तो रेंज होता है, 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये मेरा रेंज हो गया। तो ये आपने सीधे सीधे आप अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करके निकालते हो तो इस तरह से निकलता, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और जो भी कोडोमेन हुआ करता वो क्वेश्चन से ही दिख जाता है। अब अगर आपने इसका एरो डायग्राम से अगर आप इसे देखना चाहते तो इस तरह से दिखता है ये 1, 2, 3, मेरा x जो है, x से जो सबसेट है n का पहला एलिमेंट जो है वो सेट जो है उसमें मेरे 3 एलिमेंट्स ये 1, 2, 3 और यहाँ पर सारे एलिमेंट हैं n वाले, तो ये हमने यहाँ डिनोट कर लिया। अब 1 के साथ जो मेरा है 1 मेरी वैल्यू जब रहेगी, x की वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो 6 वैल्यू आ गई,
2 करी तो 7 और 3 करी तो 8, तो उस तरह से हमने रिलेशन यहाँ पर दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जब हमें इस डायग्राम से निकालना होता तो एरो के पीछे का पोर्शन जो रहता है, पिछले वाले जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, एरो जहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह के तीनों एलिमेंट जो हमारे थे 1 2 3, तो इसका सेट जो है वो मेरा डोमेन हो गया। और जो मेरे एरो के फ्रंट में होते हैं वो मेरे रेंज हो जाते हैं, तो यानी कि 6 7 8 मेरा रेंज हो गया। और ये पूरा का पूरा सेट जो होता है ये मेरा कोडोमेन हुआ करता है। तो यहाँ पर n है मेरा कोडोमेन, तो ये मेरा पूरा का पूरा सेट, या तो मैं इस तरह न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाऊं तो 1 2 3 या 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, वो मेरा कोडोमेन हो गया। या फिर मैं सीधे सीधे इसको केवल सेट n लिख सकता हूँ, वेयर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से भी मैं दिखा सकता हूँ कोडोमेन। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर। तो रिलेशन में जनरली यही सब चीज़ें पूछी जाती है, और डोमेन रेंज और कोडोमेन, या फिर किसी का इमेज भी निकालने को कह सकता है। तो इमेज अगर मैं कहूँ तो 1 की इमेज क्या होगी, 1 की इमेज होगी 6। ये जो एरो है, अगर एरो डायग्राम में देख रहे हो तो एरो बता देगा, अगर आप रोस्टर फॉर्म में देख रहे हो तो 1 के 6 हो गई। ठीक है, और अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपकी उसकी इमेज आ जाती है, तो 1 + 5 6। तो तीनों तरीके हैं आपको इमेज निकालने के, कैसे भी निकाल लो। क्लियर, तो ये सब चीज़ें आपस में सब बहुत अच्छे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। आप इनको अच्छे से समझ लो एक बार, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है ये रिलेशन और फंक्शन। ऑफ कोर्स फंक्शन भी आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है अगर आपने अच्छे से समझ लिया। अगर नहीं समझे हो तो आप बार बार इस पे घूमते रह जाओगे, समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। चलिए, इतनी ज्ञान के बाद अब आगे चली जाए। चलो, अब सेल्फ असाइनमेंट है। ये सेल्फ असाइनमेंट ये आपके लिए, ये आप खुद से बना लेना। चाहो तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो और उसके बाद अपने से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता देना ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो गई है, या फिर ये क्वेश्चन मुझे हेल्प चाहिए इसके लिए, तो ये आप अपने कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा इससे। पहला क्वेश्चन कहता है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी है उसमें 2 एलिमेंट है 3 और 4, सी है जिसमें 4 5 6 3 एलिमेंट हैं। तो आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। आपने सेट थ्योरी में पढ़ ही रखा है बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो बी और सी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो पहले निकाल लो, और उसके बाद ए के साथ, सेट ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें निकल आएगी। इस सेंस के साथ मुझे लगता है कि आप इजीली आप बना ही पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ये सेट है, तो आपको सेट ए और बी फाइंड करना है। तो आप ए और बी, ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आप पहले एलिमेंट को निकालते जाओ, तो पहले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो मेरा सेट ए हो गया, दूसरे एलिमेंट का जो सेट बना वो मेरा सेट बी हो गया। क्लियर, चलो जी आगे चलें। थर्ड क्वेश्चन कहता है लेट ए इज इक्वल टू सेट एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू सेट 1 और 2, दो एलिमेंट इसमें हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कार्डिनल नंबर ए का जो है वो 3 है और बी का जो है वो 2 है। तो अब कार्डिनल नंबर अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का देखूँ, ए क्रॉस बी का देखूँ, तो वो 3 × 2 दैट इज 6 आ जाएगा कार्डिनल नंबर। तो ए क्रॉस बी में मेरे 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर मैं उनके नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो वो हमने पढ़ा ही था, 2 टू पावर दैट नंबर होता है, तो 2 टू पावर 6 आ जाएगा ये। तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें बताई रखी है यहाँ पर, तो ये आप अपने से मतलब बना ही दिया मैंने, तो इस पर ज़्यादा कुछ आपको अब करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से हमारा ये सेट का रिलेशन पार्ट मेरा हमारा हो गया। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही प्लान था।
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे और उसमें अब फंक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो लॉजिकली देखा जाए तो फंक्शन ही आता है। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट और सजेशन भी हमें भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी कह दें कि वो शेयर करते हैं आपस में ये चैनल। थैंक यू।